जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज 26/5/2024 के लिए यह हमारा 19 लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे कि कोई सब्जेक्ट वीक ना रह जाए। एग्जाम में बैठने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हमने यह विषय पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं किया है या पढ़ा है याद नहीं आ रहा है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने अब की बार आईएएस प्रीलिम सीरीज बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया है ताकि आईएएस प्रीलिम 2024 का बाधा ना बने। पिछले कुछ सालों से आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है और इसकी कट ऑफ जो है घटती जा रही है। हम इसमें चारों सब्जेक्ट से दो दो क्वेश्चन लिए हैं ताकि हमारा चारों सब्जेक्ट जो है कवर हो जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है भारत का भूगोल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? कथन फर्स्ट है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। सेकंड कथन है मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना। थर्ड कथन है वनस्पति की मृत्यु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और थर्ड में है वनस्पति की मृत्यु। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जंतुओं द्वारा यूरिया के उत्सर्जन तथा वनस्पति की मृत्यु से बढ़ती है। हमारा सेकेंड कथन था कि मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना। अब इसके बारे में जानते हैं। कोयले के जलने से वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह नाइट्रोजन सीधे मृदा में नहीं पहुंच पाता। भारत का भूगोल से सेकेंड क्वेश्चन है, मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है। ऑप्शन नंबर सी, यह भौम जलस्तर को ऊपर ले आता है। ऑप्शन नंबर डी, यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, मृदा में लवणीयता की समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहां वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में केशकत्व क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीज के लवणीय तथा क्षारीय तत्वों का जल के साथ सतह पर आगमन होता है। इस दौरान जल का वाष्पीकरण हो जाता है तथा सोडियम युक्त सभी लवण मृदा के ऊपरी सतह पर ही छूट कर लवण की एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया मृदा का लवणीभवन कहलाती है। लवणीभवन होने से मृदा अपारगम हो जाती है। इस प्रकार की लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। भारत के नहरों द्वारा अति सिंचित भागों में मृदा के लवणीभवन की समस्या आम है। भारत के लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि पर लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्याएं व्याप्त हैं। भारत के डेल्टाई क्षेत्र में लवणीय, दलदली और लंबी घास व झाड़ियों वाले क्षेत्र मौजूद हैं जिन पर कृषि नहीं होती है। कच्छ के रण में भी अत्यधिक लवणता यानी कैल्शियम और क्लोराइड विद्यमान है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। सेकंड कथन है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो फर्स्ट न ही सेकंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट।
फर्स्ट में है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निम्नलिखित मामला में अपना पद रिक्त करेगा। चलिए जानते हैं। यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, अतः कथन फर्स्ट सही है। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, और विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परंतु इसके लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिनों की ना दे दी गई हो सूचना। लेकिन जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, इसीलिए सेकंड सही नहीं है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि वे विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या संसद द्वारा प्रत्यायोजित है। उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। ऑप्शन नंबर बी है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ऑप्शन नंबर सी है नियम समिति। ऑप्शन नंबर डी कार्य सलाहकार बिजनेस एडवाइजरी समिति। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद अथवा संविधान द्वारा कार्यपालिका को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा या नहीं, इस पर अधीनस्थ विधायन समिति विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। दोनों सदनों में समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। इसका गठन 1953 में किया गया था, इसलिए विकल्प भी सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। सेकंड कथन है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। थर्ड कथन है लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड। ऑप्शन नंबर सी केवल सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड। सेकंड है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में पहली बार 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई थी, इसीलिए सेकंड कथन सही है। जबकि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, न कि स्वतंत्र पार्टी, इसलिए कथन फर्स्ट जो है गलत है। विपक्ष के नेताओं के वेतन एवं भत्तों संसदीय अधिनियम 1977 के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए किसी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% अथवा 55 सीटें होनी चाहिए। आधुनिक भारत का इतिहास से फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित एवं आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ऑप्शन डी है रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में
किसान असंतोष का सम्मिलित होना। व्याख्या है, चंपारण आंदोलन 1917 से 18 में हुआ था। उस दौरान अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती, किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य 3 कठिया व्यवस्था करते थे, जिस कारण उनमें भारी असंतोष था। इसकी परिणति यह हुई कि एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया। इसके बाद महात्मा गांधी नील की खेती के विरोध में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ चंपारण पहुंचे और अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया। इस आंदोलन के चलते अंग्रेजों को झुकना पड़ा, इसलिए विकल्प सी सही है। आधुनिक भारत का इतिहास से सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए वी कृष्ण पिल्लई, ई एम एस नंबूदिरिपाद और केसी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन राय। ऑप्शन सी है सी पी रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीरेशलिंगम पंतुलु। ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता, टी एस रामानुज और जी जी मेहता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता, टी एस रामानुज और जी जी मेहता। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक मेहता, टी एस रामानुज और जी जी मेहता हिंद मजदूर सभा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, अतः विकल्प डी सही है। अन्य संस्थापक सदस्य थे बासवान सिंह, आर एस रुड़कर, मणिबेन कारा, शिवनाथ बनर्जी, आर ए खेडीकर, बी एस माथुर। आर्थिक और सामाजिक विकास से क्वेश्चन है फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर ए न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी है वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ऑप्शन नंबर सी चेक, ड्राफ्ट, विनिमय, विलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी किसी देश में चलन में धातु मुद्रा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, वैधानिक मुद्रा वह है जो विधान या सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है तथा जिसे स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। इसको लेने से इनकार करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जाता है। सरकार एवं केंद्रीय बैंक भारत में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नोट एवं सिक्के वैधानिक मुद्रा हैं, क्योंकि इन्हें भुगतान में स्वीकार करने की कानूनी बाध्यता होती है। वर्तमान में लगभग सभी देशों की मुद्रा वैधानिक मुद्रा होती है।